हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टोर एंड पीएच से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन था इसका वीडियो बन चुका है। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आरडीएसओ का जितने भी कैरिज या वैगन से संबंधित जो भी पंपलेट था वो सारे के सारे हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग प्लान हेड और वीवीआई स्टोर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रोमांच भी होने वाला है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पर जाने से पहले एक सूचना हम आप लोग को ये दे दें कि आप लोग को मालूम है कि 5 मार्च को रेलवे बोर्ड जो है एक लेटर जारी किया जिसमें यह दर्शाया गया है कि 5 तारीख तक, यानी 4 तारीख या 5 तारीख तक जितने भी एलडीसी जीडीसी एग्जाम हुआ है और किसी कारणवश वह लंबित है अर्थात वह पेंडिंग में है, उसको रद्द माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद यह दर्शाया गया है कि इसके बाद का एग्जाम जो है रेलवे बोर्ड कराएगा या रेलवे बोर्ड लेगी इसका एग्जाम। अब हमारे जो भी कर्मचारी भाई हैं, कैंडिडेट हैं, अब ये कंफ्यूज में है कि अब जो रेलवे बोर्ड एग्जाम लेगा तो इसके बाद सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं सबसे पहले कि आप लोग घबराए नहीं। रेलवे बोर्ड भी ये बात समझता है। देखिए रेलवे बोर्ड जो है 2 तरह का जेई का भर्ती करते हैं। एक फ्रेश जेई जो डिप्लोमा बीटेक वगैरह पर भर्ती किया जाता है, तो उन लोगों के लिए फिजिक्स मैथ यानी साइंस और मैथ जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जीडीसी एलडीसी जो भी एग्ज़ाम है रेलवे बोर्ड ये समझता है कि इसके अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वो डिपार्टमेंटल अर्थात कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं किसी न किसी जोन में, चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो या स्टोर हो, जो भी है तो वो डिपार्टमेंट से हैं, तो उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन जरूर रहेगा। उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाएगा और साथ साथ जो भी थोड़ा बहुत जीके साइंस रहता है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो डिपार्टमेंट से क्वेश्चन रहना एकदम अनिवार्य है, रहेगा ही रहेगा, इसलिए कि आप लोग घबराए नहीं। और सबसे पहले कहेंगे कि आप लोग जो भी आदमी हम टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट नहीं छोड़ें, आप अपने पढ़ाई को स्टॉप नहीं करें। क्योंकि एक ऐसा टेक्निकल विषय है जो कि 10 या 5 दिन या 15 दिन महीना दिन, अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पढ़ाई को स्टॉप करके फिर से अगर पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये बहुत जल्दी दिमाग से उतरता है, मिस्टेक बहुत जल्दी करता है टेक्निकल, क्योंकि ये सब टेक्निकल हम लोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़े हैं, इसलिए कि अपने पढ़ाई को स्टॉप नहीं करें और टेस्ट देना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ें, क्योंकि इसे जो है आपका मतलब कि पढ़ाई जो है रेगुलिटी जो है रेगुलर बना रहेगा। ठीक है, फिर बाद में जो भी सिलेबस है देखा जाएगा, लेकिन अपने पढ़ाई को स्टॉप नहीं करें और टेस्ट देना नहीं छोड़ें। ठीक है, और जो भी आपके पास मटेरियल है पीडीएफ है उसको पढ़ते रहें। जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए विशेष मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ जो भी मिला आप लोगों को पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपके जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आज हम चलते हैं। हम पहले ही बताया कि आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए से हम वीडियो बना चुके हैं, अब जाकर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। पंपलेट वगैरह आईएसओ 9001, 5001, 14001 जो भी है सब बताया गया है। आज हम लोग प्लान हेड और स्टोर से वीवीआई क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब आरडीएसओ वगैरह सब बना दिया गया है। आज हम चलेंगे प्लान हेड। ठीक है, आईआरसीए वगैरह सब बना दिया गया है। आईएसओ, आईएसओ का भी सब वीडियो बना दिया गया है, आप लोग जा करके देखेंगे। आज हमको चलना है प्लान हेड पर, नहीं प्लान हेड भी बना दिया गया है, स्टोर
स्टोर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लान हेड हो गया ये। प्लान हेड ही जानना है। चलिए, प्लान हेड और स्टोर से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं हम देर ना करते हुए क्वेश्चन पर। ठीक है, प्लान हेड अर्थात पीएच, प्लान हेड का हिंदी होता है योजना शीर्ष। ठीक है, अब प्लान हेड है क्या, इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्लान हेड में 8 डिजिट का एलोकेशन रहता है, जिसमें शुरू के 2 अंक वित्तीय स्रोत और उसके बाद का 2 अंक प्लान हेड को मतलब दर्शाता है। उसके बाद के 2 अंक सब हेड और डिटेल हेड, उसके बाद के 2 अंक जो है प्राथमिक यूनिट अर्थात पीयू को दर्शाता है। ठीक है, अभी तक आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि प्लान हेड में जो है 8 अंक होते हैं, जिस मतलब शुरू के 2 अंक जो है यहाँ पर वित्तीय स्रोत को दर्शाता है, फाइनेंशियल का। ठीक है, लेकिन इस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद के 2 अंक जो होता है उसको जो है प्लान हेड को दर्शाता है, उसी के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। प्राथमिक यूनिट जो है पीयू, ये स्टोर में जो है विशेष करके इसका यूज होता है। स्टोर वाला नीचे पढ़ाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो आप जान गए कि प्लान हेड क्या है। और अब देखिए नीचे यहाँ लिखा है वर्गीकरण के लघु शीर्ष यानी योजना शीर्ष निम्नलिखित है, यानी वर्गीकरण के लघु शीर्ष अर्थात योजना शीर्ष। ठीक है, प्लान हेड का ही हिंदी है योजना शीर्ष। ठीक है, माइनर हेड्स अर्थात लघु शीर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, क्योंकि 76 के पहले जो है हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में आरडीएसओ का है और पार्ट 2 में आईएसओ का है और पार्ट 3 है। तो 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीएच 11 किससे संबंधित है। पीएच 11 जो है किससे संबंधित है, तो लाइन, नई लाइन निर्माण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नई लाइन लिखा हुआ है, नई लाइन के निर्माण से संबंधित है पीएच 11। ठीक है, निर्माण, नया लाइन जहां पर बिछाए जाते हैं उससे संबंधित है पीएच 11, जो नया लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अब पीएच 12 किससे संबंधित है, तो नई लाइन की खरीद, नया लाइन जो खरीदते हैं जो रेलवे ट्रैक वगैरह, उस खरीद से संबंधित है पीएच अर्थात प्लान हेड 12। ठीक है, और पीएच 13 किससे संबंधित है, तो ध्वस्त लाइन का जीर्णोद्धार, यानी जीर्णोद्धार का मतलब हो गया कि फिर से उसका निर्माण या ठीक ठाक करना। ठीक है, जो ध्वस्त लाइन मतलब कि किसी कारण बस ध्वस्त हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको जीर्णोद्धार फिर से उसका निर्माण करने के लिए पीएच अर्थात प्लान हेड 13 में देखा जाएगा, अर्थात 13 प्लान हेड संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लान हेड 11, 12 एंड 13। ठीक है, यहाँ पर 14 एकदम सीरियली रूप से जो है इसको हमने टाइपिंग करवाया है। ठीक है, इसलिए ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगा और याद करने में भी सुविधा होगा। जैसे देखिए फर्स्ट में 11 हो गया तो निर्माण हो गया, नई लाइन का निर्माण। दूसरा हो गया कि लाइन की खरीद, और तीसरा हो गया कि लाइन का जीर्णोद्धार, मतलब कि फिर से निर्माण, जो लाइन ध्वस्त हो गया है। ठीक है, तो निर्माण, खरीद एवं जीर्णोद्धार, इस तरह याद रखेंगे। और 11, 12, 13, ठीक है, इस तरह करके तो शायद आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 69 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 76 के बाद 69 नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, और पीएच 14 किस समय तक, गेज निर्माण। गेज निर्माण का मतलब हो गया कि आप जान रहे हैं कि ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज जो होता है लाइन पर, उस गेज का निर्माण जो है पीएच 14 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये 14 में मिलेगा। चलिए यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में देखें, पीएच 15 किससे संबंधित है, तो दोहरीकरण। ठीक है, ये लाइन से जितने भी संबंधित पीएच है वो सारे के सारे एकदम सीरियली रूप से हम आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो दोहरीकरण, जहां पर रेल लाइन दोहरीकरण हो रहा है उससे संबंधित है पीएच 15। ठीक है, या पीएच 15 किससे संबंधित है, तो दोहरीकरण से संबंधित है, अर्थात लाइन की दोहरीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो आपने
जो है आपने देखा 11 में लाइन मतलब कि नई लाइन निर्माण से संबंधित है, 12 हो गया नई लाइन की खरीद, और 13 में हो गया ध्वस्त लाइन की जीर्णोद्धार, 14 में हो गया गेज निर्माण, और 15 में हो गया दोहरीकरण। ठीक है। अब पीएच 16 किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर यातायात सुविधाएं, यार्ड रिमांडलिंग एंड अन, मतलब कि यातायात में जो भी सुविधा है उससे संबंधित है आपको पीएच 16। ठीक है। अब देखिए पीएच 21 किससे संबंधित है? तो रोलिंग स्टॉक से संबंधित है। ये सबसे मतलब कि यहाँ पर मैंने बीएम लिख देता हूँ, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो पीएच 21 और पीएच 41-42। ठीक है ना। तो इसको 100% आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। जब भी हमने वीडियो बनाया है जरूर ये बोला है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के मेरा वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आप उसको नोट करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को खोज खोज करके एकदम टाइपिंग कराया गया है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आप लोग लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सारे क्वेश्चन की इकट्ठा करके टाइपिंग करवा करके आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर लें। ठीक है। तो पीएच 21 जो है रोलिंग स्टॉक से संबंधित है। ठीक है। रोलिंग स्टॉक अर्थात ओपन लाइन आप समझ रहे हैं। 82 में देखिए पीएच 22 किससे संबंधित है? ये रोलिंग स्टॉक से संबंधित है, रोलिंग स्टॉक। ठीक है। देखिए रोलिंग स्टॉक से संबंधित है, ये भी रोलिंग स्टॉक से संबंधित, पीएच 22 भी। ठीक है। पीएच 32 किससे संबंधित है? तो ट्रैक नवीनीकरण। ठीक है। ट्रैक का नवीनीकरण मतलब नया निर्माण जो होता है उसके लिए है पीएच 32। देखिए ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, जैसे लिखा है उसी तरह ऑप्शन में आपको रहता है, क्योंकि बहुत सारा जो जहाँ तहाँ जो एग्जाम हो रहे हैं उस सारे क्वेश्चन में से चुना गया है। जैसा ऑप्शन में था वैसे आप लोग के सामने रखा गया है। ठीक है। तो पीएच 32 जहाँ पर आएगा वहाँ पर ऑप्शन में आपको रहेगा ट्रैक नवीनीकरण। ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। और 84 में देखिए पीएच 33 किससे संबंधित है? तो ब्रिज वर्क। जहाँ पर देख रहे हैं कि रेलवे लाइन के अंतर्गत जो है नीचे से जो ब्रिज जो निकलता है या ऊपर से जो ओवर ब्रिज जो निकलता है, रेलवे लाइन के ऊपर से जो ओवर ब्रिज, तो उस सब के लिए जो है कौन सा प्लान हेड का प्रयोग करेंगे? तो पीएच 33 का प्रयोग करेंगे, अर्थात ब्रिज वर्क से संबंधित है पीएच अर्थात प्लान हेड 33। ठीक है। या प्लान हेड 33 किससे संबंधित है? तो ब्रिज वर्क से। ठीक है। इस तरह से आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पीएच 85 किससे संबंधित है? नहीं 85 का है 34, 85 नंबर क्वेश्चन है। पीएच 34 किससे संबंधित है? तो ये जो है सिंगलिंग एवं दूर संचार कार्य। सिंगलिंग जो सिंगल जो आप लोग देखते हैं, जैसे लाइट जो जलता है रेड और हरा एंड पीला। ठीक है। तीन जो कलर जो होता है वह जो है सिंगलिंग जो सिंगल जो होता है या दूर संचार कार्य जो होता है वह पीएच 34 में संबंधित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल जो हमने लाइट का जो हमने लाइट शब्द का जो प्रयोग किया है उसमें होता है लाल, हरा एंड पीला। ठीक है। तो आप लोग सभी को तो मालूम ही होगा कलर का मतलब अर्थ क्या होता है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि जो रेड कलर में जो लाइट जो जलता है, आप लोग ट्रेन में सफर करते हुएगा देखते हुएगा कि जो रेड कलर से जो लाइट जो जलता है उसका मतलब ये होता है कि आप रुक जाइए। ठीक है। आप जहां हैं वहां रुक जाइए, या रेड कलर आपको नजर आते ही आप रुक जाइए। ठीक है। उसके बाद में आता है पीला। तो पीला का मतलब ये हो गया कि आप आगे बढ़िए परंतु धीरे धीरे। पीला का मतलब होता है कि आप आगे बढ़े हैं लेकिन धीरे धीरे। और हरा का मतलब होता है कि आप अपने रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ें, आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ते रहें। ठीक है। तो हरा का मतलब हुआ कि आप आगे मतलब बढ़ें, तेजी से बढ़ें। पीला का मतलब हुआ कि आगे बढ़ें मगर धीरे धीरे। और रेड कलर का मतलब हो गया कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, पीएच 35। ठीक है। तो पीएच 35 किससे संबंधित है? तो पीएनटी विभाग लाइन तारों का अधिग्रहण, यानी लाइन तार जो ऊपर होता है उससे संबंधित है पीएच 35। पीएच 36 किससे संबंधित है? तो विद्युतीकरण परियोजना, विद्युतीकरण परियोजना। ठीक है। जो ऊपर विद्युतीकरण जो होता है उससे संबंधित है आपको पीएच 36। ठीक है। इस क्वेश्चन में अंतर है, देखिए यहाँ पर लाइन तारों का अधिग्रहण, यहाँ पर लाइन तारों का अधिग्रहण है और यहाँ पर है विद्युतीकरण परियोजना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो है अंतर है। ठीक है। इसलिए आप लोग जैसे है वैसे याद करेंगे। ठीक है।
इसी तरह आपके ऑप्शन में रहेगा। अर्थात पीएच किससे संबंधित है, तो तारों के अधिग्रहण से, और पीएच 36 किससे संबंधित है, तो विद्युतीकरण परियोजना से। ठीक है, अब देखिए 88 नंबर, पीएच 37 किससे संबंधित है, तो अन्य विद्युत कार्य, अन्य है यहाँ पर, देखिए ध्यान देने योग्य बात है, अन्य विद्युत कार्य। ठीक है, यहाँ पर विद्युतीकरण परियोजना था, यहाँ पर तारों के अधिग्रहण था, लेकिन यहाँ पर है अन्य विद्युत कार्य। ठीक है, पीएच 37। ठीक है, तो आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे। पीएच 41, देखिए ये पीएच 41 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच 41 जो है हर एक सेट में जो है रहता ही रहता है। ठीक है, पीएच 41 किससे संबंधित है, तो मशीनरी एंड प्लांट। ठीक है, पीएच 41 जो है मशीनरी एंड प्लांट से संबंधित है, और पीएच 42 जो है वर्कशॉप से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशाला। ठीक है, तो वर्कशॉप जो है कहीं कहीं ऑप्शन में लिखता है कि केवल वर्कशॉप। ठीक है, और कहीं ऑप्शन में जैसे आप देख रहे हैं वैसे लिखता है कि उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशाला। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यह दो जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 89 एंड 90 जो है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात बीएम अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसे 100% आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो पीएच 41 किससे संबंधित है, मशीनरी एंड प्लांट से संबंधित है, और पीएच 42 किससे संबंधित है, तो उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशाला अर्थात वर्कशॉप से यह संबंधित है। बहुत ज्यादा यह रिपीट होता है, इसलिए आप लोग 100% कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि पीएच 52 किससे संबंधित है, तो स्टॉक क्वार्टर नहीं, स्टाफ क्वार्टर। देखिए स्टाफ जो क्वार्टर में जो रहते हैं उन क्वार्टर से मतलब संबंधित है पीएच 52। स्टाफ जो भी मतलब एम्प्लॉइज जो रहते हैं। 92 में देखिए पीएच 53 किससे संबंधित है, तो लिखा है कि कर्मचारियों की सुविधाएं, कर्मचारियों की सुविधाएं से संबंधित है। देखिए मैंने यहाँ पर कोष्ट में लिख दिया है कि पैसेंजर इम्यूनिटी से संबंधित है, कहीं कहीं ये भी लिख देता है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखें। कहने का देखिए जब हमने सर्च कर रहा था, जहां जहां भी क्वेश्चन था, सही गलत जो भी है, चाहे वो सेट में हो, पीडीएफ में हो, वीडियो में हो, बहुत जगह से सर्च करने के बाद ही ये सब क्वेश्चन की इकट्ठा करके टाइपिंग कराया गया। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है पीएच 53 जो है ऑप्शन में जो है कर्मचारियों के लिए सुविधा दिया जा रहा था, और कहीं कहीं ये भी लिखा जा रहा था कि पैसेंजर इम्यूनिटी से संबंधित है। ठीक है, तो आप अगर देखते हैं तो लगभग बात एक ही हुआ, कर्मचारियों की सुविधा। अब पैसेंजर इम्यूनिटी मतलब कि जो भी खान पान, इम्यूनिटी, एनर्जी जो भी है, मतलब इससे संबंधित है, दोनों लगभग सेम है। ठीक है ना, तो कहीं कहीं इम्यूनिटी लिखा रहता है और कहीं सुविधा लिखा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोग रखेंगे प्लान हेड 53 के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या लिखा है कि पीएच जो है 54 किससे संबंधित है, यात्री सुविधा एवं अन्य रेलवे उपयोगकर्ता सुविधाएं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में जो है, आंसर में जो है अंतर है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आंसर को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कर्मचारियों की सुविधाएं और यहाँ पर लिखा है यात्री की सुविधाएं। ठीक है, अंतर है। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे, कर्मचारियों की सुविधा जो है 53 के लिए है, और यात्रियों की सुविधा जो है पीएच 54 में है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करते चले तो अच्छा रहेगा। अब देखिए पीएच 61। पीएच 61 किससे संबंधित है, सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम के निवेश, सार्वजनिक उपकरण। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि सरकारी वाणिज्यिक उपकरण निवेश, यानी वाणिज्यिक जहां भी पैसे जो निवेश जो होते हैं सरकारी, उससे संबंधित है पीएच 61। ठीक है, 64 में देखिए अन्य विनिर्दिष्ट कार्य, अन्य जो कार्य होते हैं उसके लिए पीएच 64 हो गया। पीएच जो है अर्थात प्लान हेड 71 किससे संबंधित है, तो रहस्य संग्रहित करता है, मतलब कि इसमें रहस्य संग्रहित करता है। मतलब रहस्य का मतलब ये हो गया कि कोई भी मतलब चीज है या डॉक्यूमेंट है या कोई शब्द है, बात है, उसको जो है रहस्य जो है इसका जो है संग्रहित करता है, मतलब कि स्टोर जो है करता है। पीएच 41 में यह समझाया गया है, बताया गया है, या पीएच 41 से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। पीएच 72 किससे संबंधित है, तो सस्पेंस निर्माण, सस्पेंस निर्माण से संबंधित है पीएच 72। ठीक है, पीएच 72 देखिए सीरियली रूप से है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। तो सस्पेंस निर्माण से संबंधित है आपको पीएच 72। पीएच 73 किससे संबंधित है, तो विविध अग्रिम, विविध अग्रिम। ठीक है,
ये सारे के सारे जो है आप कॉपी में नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। और पीएच 81 किससे संबंधित है, तो महानगरीय परियोजनाएं से संबंधित है। महानगरीय परियोजनाएं, ठीक है, महानगर में जो भी परियोजनाएं हैं उससे संबंधित है आपका पीएच 81, ठीक है। तो पीएच से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो पूछा जाता है उसको हमने इसमें टाइपिंग कराया और आपने देखा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लगभग 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर टाइपिंग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है। उस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रख दिया है जो जल्दी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि RS7 किसके लिए उपयोग किया जाता है। जब ये क्वेश्चन आप देखते हैं, देखिएगा तो आपको जरूर दिमाग में हो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ट्रेन एग्जामिनर डायरी, ठीक है, इस तरह भी आप कह सकते हैं कि RS7 किससे संबंधित है, तो ट्रेन एग्जामिनर डायरी से संबंधित है RS7। अर्थात RS7 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेन एग्जामिनर डायरी के लिए RS7 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ अंतर है। देखिए एलएचबी कोच में RMPU, देखिए अब RMPU का मतलब क्या है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट जो एसी जो चलता है, और एसी के लिए ऊपर जो है छत में जो है RMPU का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे एसी चलता है, ठीक है। तो इसी का फुल फॉर्म हो गया रूफ, माने छत में माउंटेड पैकेज यूनिट, ठीक है। तो एलएचबी में RMPU में प्रयुक्त निर्दिष्ट रेफ्रिजरेंट जो है, मतलब रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेंट जो ठंडा रखता है कोच को, वह कौन सा है, तो R407C। R407C बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और देखिए क्वेश्चन में अंतर है, और एलएचबी कोच में कौन सा रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, तो R22 का, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि अगर यह दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग देखने में सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में जो है वहां पर जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है, एक कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर क्वेश्चन जो है दोनों ऑप्शन में आ गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं जहां भी हमको मिला है, देखे हैं कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर रेफ्रिजरेंट का अगर आ जाता है कि एलएचबी कोच में RMPU में प्रयुक्त देखिए देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में RMPU लगाया गया है, ये भी ध्यान कैसे भी आप याद रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जिस क्वेश्चन में एलएचबी के साथ में RMPU लगा हुआ होगा, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, उसमें 407 मारेंगे। इस तरह सीधा सीधी क्वेश्चन होगा कि एलएचबी कोच में कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है, तो R22 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके कंफ्यूज दूर करने के लिए ही मैंने दोनों क्वेश्चन को एक जगह रखा है, ताकि आप लोग को मिल जाए। अब आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो देखिए R407 कहीं और मिलता है और R22 कहीं और मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ढूंढने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे हमने देखा था, यहाँ क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है। तो लगभग दोनों क्वेश्चन ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि पेंटाग्राफ किससे संबंधित है, तो EMU और MEMU, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, ठीक है ना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है, ठीक है। तो देखिए पहले आप पेंटाग्राफ तो जान ही गए कि पेंटाग्राफ जो है मेमू एमू के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जानिए कि EMU अर्थात इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और इसका जो हो जाता है MEMU का मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है। अब देखिए EMU और MEMU जो है अलग अलग चीजें हैं, ये दो गाड़ी है, अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन देखने में जो है एक ही दिखाई देता है, आप लोग सफर करते हुएगा। EMU और मेमू, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को जानकारी दे दें EMU और मेमू में, ठीक है। तो पहले हम जो है यहाँ पर मेमू देखिए, पहले मेमू के बारे में, ठीक है। तो मेमू जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है कि मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, जो एक ही तरह के
इलेक्ट्रिक ट्रेन जो भारत में छोटी और माध्यम दूरी पर चलती है, ठीक है ना, छोटी और माध्यम दूरी पर यह चलती है। मध्यम का मतलब हो गया, मतलब इससे ज्यादा यह दूरी तय करता है, ठीक है ना। और ईएमयू जो है इस ये जो है ईएमयू जो है, ये जो है मतलब कि शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है, ठीक है। जबकि ये जो है, फिर से मैं बोल दूं कि ईएमयू जो है शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है, जबकि मेमू जो है, एमईएमयू जो है, ये जो है आपको जो है मतलब कि छोटी एवं माध्यम दूरी मार्गों पर चलती है, ठीक है। ये जो है मेमू जो है यह 200 किलोमीटर से ज्यादा ज्यादा दूरी तय करती है, ठीक है ना। लेकिन यह ईएमयू जो है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो है, मतलब ये छोटी मतलब मतलब नगर के अंदर जो है यह चलता है, ठीक है ना। हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल दूं कि ईएमयू जो है, ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन, ठीक है। इसका मतलब है कि यह इंजन जो है, इसका इंजन स्वचालित, इसका इंजन जो है स्वचालित होता है। यह ट्रेन आमतौर पर सर्च रूट पर चलती है, ठीक है। इन्हें चलाने के लिए जरूरी बिजली ओवरहेड वायर द्वारा सप्लाई किया जाता है। इस तरह की ट्रेन आमतौर पर पॉल्यूशन मतलब कि पॉल्यूशन फ्री होता है, अर्थात प्रदूषण जो है नहीं करता है। मतलब कि प्रदूषण रहित मतलब होता है। या कहने का तात्पर्य है कि आप वंदे भारत को देखे हुएगा तो यह ईएमयू जो होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ईएमयू जो है, यह वंदे भारत उसका एक उदाहरण है। आप देख मतलब कि आप देखे हुएगा, इसी का यह रूपांतरण है, ठीक है। और मेमू जो है यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट आमतौर पर लंबी दूरी यानी लंबी दूरी वाले मार्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका लंबी दूरी, ठीक है, आपको पहले ही मैंने बताया कि 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करता है एमयू, ठीक है। मेमू में मुख्य मार्ग पर चलती है और यह जो है अर्बन सोशल सेक्शन से थोड़ा ज्यादा चलती है। अन्य ट्रेनों के उलट मेमू ट्रेन एक अंत निर्मित इंजन होता है, ठीक है। या पाँव ऊपर जो है ओवरहेड, आप देखे होगा ऊपर जो तार जो रहता है ओवरहेड, उसी के माध्यम से चलता है। और एक होता है डीईएमयू अर्थात डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, डीईएमयू, ठीक है। तो डीजल, यह जो है डीजल आधारित इंजन होता है, इस यह जो है डीजल आधारित इंजन होता है। इसका इस्तेमाल नॉन इलेक्ट्रिक मतलब रेल सेक्शनों पर चलाया जाता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल जो है नॉन इलेक्ट्रिक रेल सेक्शन मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं है वहां पर डीएमयू को चलाया जाता है, ठीक है, डीईएमयू, डीईएमयू अर्थात डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को चलाया जाता है जहां पर मतलब इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे डीएमयू एमयू में अंतर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आईसीएफ जो है डीईटीसी अर्थात डीटीसी का फुल फॉर्म हो गया डीजल इलेक्ट्रिकल टावर कार। देखिए यहाँ पर आकार को छूट गया है, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिकल टावर कार, ठीक है, डीईटीसी का फुल फॉर्म हो गया। आईसीएफ का तो आप जानते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये जो है यहाँ पर जो है थोड़ा डैश होगा, ठीक है। तो आईसीएफ डीटीसी डैश का निर्माण कर रहा है, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। अर्थात इस तरह भी कह सकते हैं आईसीएफ डीटीसी किसका निर्माण कर रहा है, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यह जो है ओवरहेड अर्थात ओएचई ओवरहेड इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए जो है किया जाता है। और इसका उद्देश्य भी ओवरहेड को मतलब बनाना है, ठीक है। तो आप ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसके बाद जो है आपको स्टोर के क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मेरे भाई जो है बार बार मैसेज करते थे व्हाट्सएप पर, इसका कोडल लाइफ कितना होता है, तो इसको भी हमने जब सर्च कर रहा था सामने आया तो मैंने इसको भी टाइपिंग करवा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवारी डिब्बों का कोडल लाइफ, देखिए यहाँ पर लिखा है बाई रघुराजन सिंह कर्मयोगी बहरीज, मतलब कि यह लेखक हैं, ठीक है, जो उस बुक को लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कैरिज के लिए एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट या बहुत ही अच्छा एक बुक है, ठीक है। वो रघुराजन सिंह कर्मयोगी का यह बुक लिखा हुआ है, उसी से मैंने यह क्वेश्चन लिया है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, इसलिए इसको आपको सामने रख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि एलएचबी कोच का कोडा लाइफ कितना होता है, ठीक है। एलएचबी का तो यह होता है 35 वर्ष, ठीक है। पहले यह जब ये आता था क्वेश्चन तो उस पर ऑप्शन रहता था कि तय नहीं किया गया है, तो वही मारा जाता था डी ऑप्शन, ठीक है, तय नहीं किया गया है। लेकिन अब जो है इसको तय कर दिया गया है। इसका कोडल लाइफ 35 वर्ष होता है। आईसीएफ का 25 वर्ष होता है। एनएमजी देखिए, अब एनएमजी देखिए, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, इसका जो है न्यू मॉडिफाइड गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका कोडल लाइफ जो है 20 वर्ष होता है, ठीक है, एनएमजी का। चलिए एनएमजी है क्या, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सभी तो एलएचबी आईसीएफ के बारे में जानते हैं, एनएमजी क्या है तो क्या बोलते हैं, आप जान रहे हैं कि एलएचबी कोच ज़्यादातर अब चल रहा है, आईसीएफ को हटाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आईसीएफ कोच जो है एकदम कंडीशन में है, ठीक ठाक है, तो उसको स्क्रैप कैसे किया जाए, ठीक है। इसलिए अब जो है उसको मतलब कि क्या किया गया कि मान लेते हैं कि यह कोच है, इस पर आप लोग देखते हैं कि मान लेते हैं सीट लगा है, तो यह सीट को काट करके एक, जैसे आप लोग वैगन जो बीसीएन जो देखते हैं, बीसीएन, ठीक है, तो उस बीसीएन की भांति यह एक कोच जो है बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दरवाजा पीछे की तरफ खोल दिया गया है, ठीक है। इस तरह करके नीचे यह गिरता भी है, ठीक है, इसका एक दरवाजा है और एक साइड में, ठीक है। तो किसी किसी में नहीं भी रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एनएमजी में कि इसमें जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए, वाहन करने के लिए एनएमजी का प्रयोग किया जाता है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईसीएफ को ही मॉडिफाइड करके उसमें जो है जितने भी सीट है उसको हटा कर काट कूट करके और उसका दरवाजा खिड़की जो भी है उसको बंद करके इसको एनएमजी में बदला गया है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स में, जिसमें ऑटोमोबाइल्स आपके ऑप्शन में रहेगा, ऑटोमोबाइल्स वाहन करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें जितने भी फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी है वाहन करने के लिए एनएमजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा। तो आईआरसीए कोच जो है उसका कोडल लाइफ 30 वर्ष होता है। और एक कोच होता है आरए का मतलब ये होता है इन्फेक्शन कैरिज, ठीक है। तो उसका कोडल लाइफ जो है 40 वर्ष होता है, ठीक है। एक जगह आपको नहीं मिलेगा, जो भी आपके सामने हमने यह रखा है, इसलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि स्टील बॉडी कोच, ठीक है, डाइनिंग एवं पेंट्री कार शामिल है इसमें, डाइनिंग एंड पेंट्री कार जिसमें खाना वाना बनाया जाता है, ठीक है, जिसका स्टील बॉडी कोच है तो उसका जो है क्या बोलते हैं कोडल लाइफ 25 वर्ष है। और जिसमें स्टेनलेस स्टील कोच, इसमें डीएमयू डीएमयू और ईएमयू शामिल है, ठीक है, जिसमें स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है, तो उसका कोडल लाइफ जो है 35 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो यह कोडल लाइफ का मतलब कि एक जगह हम टाइपिंग करवाए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख करके इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टोर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोग को हम जानकारी देंगे। ऐसे भी स्टोर का हमने एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोर से क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्टोर कोडिफिकेशन, ठीक है, स्टोर कोडिफिकेशन। तो ये स्टोर कोडिफिकेशन है क्या, तो इसके बारे में आप लोग पहले जानिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में लिखा है जो सबके लिए है, सब लोग समझ जाएंगे। देखिए कह रहा है कि स्टोर कोडिफिकेशन, तो स्टोर कोडिफिकेशन है क्या, ये देखिए समस्त कार्यकलापों के सफल निष्पादन हेतु, समस्त कार्यकलापों जो भी स्टोर के अंतर्गत कार्य होता है, मतलब समस्त कार्यकलापों उसको सफल निष्पादन के लिए, यानी सफल, उसमें कोई त्रुटि रहित, यानी कोई त्रुटि न हो, इसके लिए कंप्यूटर में कोड संख्या फिट की गई है। एक कोड जो है कंप्यूटर में फिट किया गया है, जिसके फल स्वरूप जो है त्रुटि रहित और सही सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है। इसी व्यवस्था को हम कोडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से जो है इसको मतलब लिखा गया है, एकदम
डिटेल में जो समझ जाएगा एकदम आसान भाषा में कि समस्त कार्यकलापों को सफल निष्पादन हेतु कंप्यूटर में एक कोड जो है सेट किया गया है, फिट किया गया है, जिसके फलस्वरूप त्रुटि रहित और सही सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है। जिससे सही सूचना एवं जानकारी प्राप्त हो, उसी व्यवस्था को हम कोडिफिकेशन कहते हैं, अर्थात स्टोर डिपार्टमेंट में जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मूल सूची संख्या अर्थात प्राइज लिस्ट नंबर या पीएल नंबर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि बहुत लोग जो है पीएल नंबर के नाम से जानते हैं और पीएल का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो पीएल का फुल फॉर्म होता है प्राइज लिस्ट नंबर, प्राइज लिस्ट नंबर। ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं मूल सूची संख्या, मूल सूची संख्या अर्थात प्राइज लिस्ट नंबर या पीएल नंबर। ठीक है, अब देखिए कि पीएल नंबर है क्या। तो भंडार में प्रत्येक मद को 8 अंक में कोड आवंटित किया गया है। भंडार में अर्थात स्टोर के प्रत्येक मद में यानी प्रत्येक आइटम जो भी होगा उसमें 8 अंक का एक कोड आवंटित किया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग पीएल नंबर कहते हैं और उसमें 8 अंक होता है। पीएल नंबर में कितने अंक होता है? 8 अंक होता है, जिसमें बाएं से पहले 2 अंक जो है ग्रुप और उसके बाद के 2 अंक सब ग्रुप और उसके बाद के 3 अंक आइटम के क्रम संख्या को और अंतिम अंक चेक डिजिट को मतलब दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि चेक डिजिट जो है मॉड्यूल्स 2 पद्धति से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर से अब इसको तो हमने पढ़ दिया, अब समझिए यहाँ पर पीएल नंबर जो है, पीएल नंबर में 8 अंक होता है। ठीक है, 8 अंक होता है। तो उसी यहाँ पर लिखा है कि भंडार में प्रत्येक मद में जो है 8 अंक को कोड आवंटित किया गया है। ठीक है ना, तो उसी 8 अंक में जो है बाएं से पहले अंक जो 2 अंक होता है उसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? ग्रुप के नाम से। और उसके बाद के 2 अंक जो है सब ग्रुप के और उसके बाद के 3 अंक जो है आइटम के क्रम संख्या, जो भी आइटम आपके पास है उसके क्रम संख्या की कितने क्रम पर यह आइटम है वह, उसके बाद के जो 3 अंक जो होता है आइटम की क्रम संख्या को दर्शाता है और अंतिम अंक जो है चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर मैंने कोष्ठ में यहाँ पर मैंने घेर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि चेक डिजिट जो है किस मॉड्यूल पद्धति से ज्ञात किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कर देता है, क्वेश्चन अपने आप बना लीजिए कि चेक डिजिट जो है किस मॉड्यूल पद्धति के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो मॉड्यूल 2 पद्धति से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर समझाया, एक 8 अंक का मैंने डिजिट यहाँ पर बनाया है। तो आगे का जो है 2 अंक जो है, आगे का जो फर्स्ट 2 अंक जो यहाँ पर आपने देखा कि बाएं से पहले 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है और उसके बाद के 2 अंक 07 जो है सब ग्रुप को दर्शाता है। जो यहाँ पर लिखा है कि उसके बाद के 2 अंक जो है सब ग्रुप को दर्शाता है और उसके बाद के 3 अंक जो है आपको आइटम के क्रम संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 411 जो है आइटम, जो भी आपके पास आइटम है उसके क्रम संख्या को दर्शाता है और लास्ट में 9 जो है यहाँ पर यह चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है, मैंने इतना बोला, हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। ठीक है, पहले शुरू के बाएं से 2 अंक ग्रुप को, उसके बाद के 2 अंक सब ग्रुप को, उसके बाद के 3 अंक जो आइटम के क्रम को और उसके लास्ट में जो अंक जो होता है वह चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है ना, चलिए, तो आप तो पीएल नंबर के बारे में आप समझ गए, हमको जहां तक विश्वास है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 115 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने लिया है स्टोर से। लिखा है कि स्टोर के गैर मतलब नॉन स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फर्म कौन सा है? बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसी को हमने यहाँ पर टाइपिंग कराया है। तो स्टोर के गैर नॉन स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फर्म कौन सा है? तो S1302, S1302 इस तरह भी याद रखिए या S1302 याद रखिए या 1302 याद रखिए, जैसे आपको याद होता है याद कीजिए, लेकिन हमने याद किया है S1302। ठीक है, S1302।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए कि गैर नॉन स्टॉक आइटम किस प्राथमिक इकाई में बुक किया जाता है, तो पीयू 28। देखिए ऊपर हमने जिक्र किया था प्लान हेड वाला, उसमें पीयू आया था प्राथमिक यूनिट। पीयू का फुल फॉर्म होता है प्राथमिक यूनिट, ठीक है ना। तो प्राथमिक यूनिट प्लान हेड वाला में जो हमने समझा रहे थे, आप बैक करके प्लान हेड वाला समझिए, वहां पर पीयू के बारे में हमने समझाया है डिटेल रूप में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में अंतर है। स्टोर के नॉन स्टॉक आइटम की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला S1302 और गैर मतलब नॉन स्टॉक आइटम के प्राथमिक इकाई में बुक किया जाता है, जिसमें प्राथमिक इकाई में जो बुक किया जाता है पीयू 28 का वहां पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात पीयू का मतलब होता है प्राथमिक यूनिट, ठीक है। प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आता है पीयू 32, ठीक है। प्राथमिक इकाई के अंतर्गत कौन आता है, तो ये आता है पीयू 32। क्वेश्चन नंबर 118 में लिखा है कि भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फॉर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यह रिपीट किया जाता है, ठीक है। कि भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए, भंडार में जो भी वस्तु है उसको निकालने के लिए कौन सा फर्म का प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रयुक्त इंटेंट फर्म का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, तो ये है S1313 अर्थात 1313। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लिखा है कि अनावश्यक, अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक सामग्री जो आवश्यक नहीं है को नामित स्टोर डिपो को वापस करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं कि स्टोर में बहुत सारा मतलब कि मतलब वस्तु जो है रखा गया है, इंटेंट जो है रखा गया है और अनावश्यक है, उसका कोई उपयोग नहीं है और स्टोर में पड़ा हुआ है, तो उसको नामित मतलब ये छोटा डिपो हो गया और उसे नामित स्टोर जो होता है उसको वापस करते हैं, जहां पर मेन डिपो जो होता है उसको वापस जो किया जाता है, तो उसके लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर है 1539। ध्यान देने जोग बात यह है कि अनावश्यक सामग्री, अनावश्यक सामग्री जो भी होगा उसको नामित डिपो को जब हम वापस करेंगे तो 1539 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए 20 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि S1341 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टॉक के सत्यापन पत्रक के लिए, ठीक है। स्टॉक में जो भी चीज है उसको सत्यापन करने के लिए जो है उसमें जो है S1341 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को उलट दिया गया, यहाँ पर हम यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते थे कि स्टॉक के सत्यापन पत्रक के लिए किस का मतलब किस फर्म का उपयोग किया जाता है, तो S1341 का। इसको भी उलट दिया जा सकता है कि एस यहाँ पर एस जो है 1539 जो है कि S1539 किसका, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अनावश्यक सामग्री नामित स्टोर को जो है वापस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग उलट फेर करके आप लोग समझ लीजिएगा, केवल अनावश्यक सामग्री अगर रहे, नामित डिपो को अगर मतलब कि वापस कर रहे हैं तो 1539, और स्टॉक आइटम के सत्यापन पत्रक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो S1341 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए 121 नंबर क्वेश्चन में कि कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री को जारी करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, कार्य करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके स्टोर में जो है, जैसे मेन स्टोर से आपके छोटा स्टोर में वो सामान आ गया जो भी आइटम है, ठीक है। अब उस छोटे स्टोर जो है आपके वर्कशॉप में या जहां रोलिंग स्टॉक ओपन लाइन में है, वहां जो छोटा स्टोर है वहां से जो आप कार्य करने के लिए अगर जो सामान जो ले रहे हैं उसके लिए यह कह रहा है कि कार्य करने के लिए, ठीक है, कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री को जारी मतलब करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है, तो LM 171, ठीक है। LM 71 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेन डिपो की बात नहीं किया जा रहा है, कार्य करने के लिए यहाँ पर है, कार्य करने के लिए भंडार से जो सारी सामग्री जो जारी किया जाएगा उसके लिए जो है RS जो है LM जो है 171 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो क्वेश्चन 100% पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने BM लिख दिया अर्थात बोर्ड मॉडल, ये दो क्वेश्चन है, नीचे एक ठो है, दोनों पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में अंतर है कि किस प्रोफार्मा के द्वारा
डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम जो है मंगाया जाता है। ठीक है, किस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से जो मेन डिपो से नॉन स्टॉक आइटम जो है को मंगाया जाता है, तो DS2 का प्रयोग किया जाता है, जो मंगाया जाएगा। ठीक है, डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम उसको DS2 के माध्यम से मंगाया जाएगा और इसको 2 कॉपी में बनाएंगे। क्वेश्चन आता है कि DS2, इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है कि एक तो है कि किस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉप को मंगाया जाता है, तो DS2 हो गया। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि इसको कितने कॉपी में DS2 जो है, जो वो प्रोफार्मा है, उसको कितने कॉपी में तैयार करते हैं, तो जो है इसको 2 कॉपी में तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन से एकदम संबंधित जो है एकदम थोड़ा सा के अंतर है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी आप लोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद, देखिए यहाँ पर मैंने इसको कलर चेंज किया है ताकि आपका ध्यान इस पर जाए। उपयोग करने के बाद में मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, इसके लिए किस प्रोफार्मा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उपयोग करने के बाद जब कोई भी आइटम आप मंगाते हैं और उपयोग किए, उसमें से कुछ सामग्री जो है, कुछ आइटम आपके पास बच गया, ठीक है, बच गया, शेष रह गया, तो उसको जो है फिर मेन डिपो को जहां से आया है उसको हम वापस करेंगे। ठीक है, तो उसको वापस करने के लिए किस प्रोफार्मा का प्रयोग करेंगे, तो DS8 का, DS8 का, और इसको 6 कॉपी में भर के हम तैयार करके तब हम भेजेंगे। कितने कॉपी में तैयार करेंगे, 6 कॉपी में तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में जो है, आपने देखा कि किस प्रोफार्मा के द्वारा 122 नंबर क्वेश्चन में देखा कि किस प्रोफार्मा के द्वारा जो है डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि मंगाया जाता है, तो DS2 के माध्यम से, यानी प्रोफार्मा DS2 के माध्यम से मंगाया जाता है और उसको 2 कॉपी में तैयार करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, यानी उपयोग करने के बाद में जो आपके पास जो आइटम बच गया, सामग्री बच गया, उसको फिर वापस हम करेंगे, तो किस मतलब कि प्रोफार्मा का प्रयोग करेंगे, तो DS8 का प्रयोग करेंगे। आपने ऊपर देखा कि मंगाने के लिए मेन डिपो से DS2 का प्रयोग किए, लेकिन उपयोग करने के बाद अगर वो बच गया तो फिर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो DS8 का प्रयोग किए। तो DS2 को 2 कॉपी में तैयार करेंगे और DS8 को 6 कॉपी में तैयार करके हम इसका मतलब डिपो को वापस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में जो है ये क्या लिखा गया है कि भंडार का TOR अनुपात किस पर आधारित है, तो शेष अनुपात जारी, इस पर जो है हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो हम यह कहना चाहेंगे कि स्टोर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हमने इसको यहाँ पर रखा। ठीक है, और विशेष स्टोर का अगर आपको देखना है तो इसका वीडियो हमने बनाया है, जो भाई हमसे PDF लिए हैं उनको PDF भी दिया गया है। ठीक है, स्टोर का। ठीक है, और इस PDF को भी उनको सबको भेज दिया गया है। ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ जो है मेरा मतलब PDF खत्म होता है। और एक बार फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि जो 5 तारीख को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कारणवश जो भी LDC GDC का एग्जाम हुआ है और किसी भी कारणवश वह लंबित है, अर्थात पेंडिंग में फंसा हुआ है, तो उस एग्जाम जो हुआ है यार, जो भी रिजल्ट हुआ है, मगर कि वह ज्वाइनिंग अगर नहीं हुआ है तो उसको रद्द माना जाता है या उसको रद्द किया गया। ठीक है, तो यह 5 तारीख को एक क्वेश्चन मतलब कि लेटर जारी किया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब हमारे कर्मचारी भाई या हमारे दोस्त, हमारे मेरे भाई जो है ये कंफ्यूजन में है कि अब इसके बाद सिलेबस क्या होगा और रेलवे बोर्ड जो है क्या पूछेगा। ठीक है,
तो आप जानते हैं कि हम लोग जो जीडीसी या एलडीसी का जो भी एग्जाम देते हैं वह डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, और उसमें डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में जो भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या स्टोर हो, या सिविल जो भी है, तो उस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन उनसे किया जाएगा, ये तो 100% निश्चित है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज में नहीं रहे, और जो जिस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रेलवे बोर्ड आपको मिक्स कर सकता है, जैसे साइंस मैथ। तो साइंस मैथ इसमें भी पूछा जाता था, लेकिन कम मात्रा में, कहीं इसकी संख्या बढ़ा दे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दे साइंस मैथ का। लेकिन आपको ये नहीं है कि आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और उस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन न करे, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोगों से हम यह कहेंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कर्मचारी भाई जो भी हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से विशेष कहेंगे कि जो टेस्ट देते हैं, को टेस्ट को नहीं छोड़े, टेस्ट देते रहें, क्योंकि टेस्ट देने से रेगुलेटिव बना रहता है, पढ़ाई जारी रहता है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एलडीसी के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, चाहे नियम जो भी है, तो वो क्वेश्चन जो है हम लोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़े हैं। यह क्वेश्चन में जितना बहुत सारे शब्द, बहुत कठिन कठिन शब्द है, टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया है, वो बहुत जल्दी दिमाग से उतर जाता है। 15 दिन अगर कोच मतलब आप सेट बनाना छोड़कर देखिए, या पढ़ाई छोड़कर देखकर फिर उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपको मिस्टेक कर गया। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग सेट जो है मारना नहीं मतलब छोड़े, अर्थात टेस्ट में लगे रहें। जो भी आपको मतलब आपके पास मटेरियल है, उसको पढ़ाई जारी रखें। ठीक है? चाहे वो वीडियो हो, पीडीएफ हो, या नोट्स हो, बुक हो, कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़ाई जारी रखें। ठीक है? जो भी हमने पीडीएफ जिस भाई को हमने दिया है, बहुत सारा 200 की संख्या में इतना मैंने पीडीएफ दिया है कि मतलब कि शायद आप नहीं पढ़ पाए, पूरा भंडार। ठीक है? मैंने 10, 20, 25, 50 वीडियो मैंने नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ 200 की संख्या में, जो आपको 20 पेज से लेकर 400 पेज का एकदम हर एक क्षेत्र का पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है ना? तो ये भ्रम में ना रहें कि सिलेबस क्या होगा। जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, डिपार्टमेंट से 100% क्वेश्चन करेगा, आप अपना पढ़ाई जारी रखें। ठीक है? और टेस्ट नहीं छोड़ें। ठीक? तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ को कहीं शेयर नहीं करेंगे। ठीक है? तो यह जो पीडीएफ हमसे लिए हैं, उन लोगों के लिए यह कहा गया कि इस पीडीएफ को कहीं शेयर नहीं करना है। ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट्सअप नंबर जो है 96 93 57 14 26, इस पर आप LD, CGI, AWM, AME, ADME, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सभी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है? यह नहीं है। ठीक है? टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और मुझसे जुड़ेंगे, टेस्ट दीजिए या पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है? बहुत अच्छे से अच्छे यहाँ पर तैयारी आपको कराया जाएगा। ठीक है? हर एक मतलब कि आपके एग्जाम आने तक हर संभव मदद किया जाएगा। क्रैश कोर्स जो है, VVI क्वेश्चन सब दिया जाएगा, ताकि आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। आप पढ़ रहे हैं, मुझसे जुड़ने के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन फंस गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आपको मतलब कि समझाया जाएगा, आपका आंसर दिया जाएगा। ठीक है? तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है? और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। भ्रम में मत रहिए कि रेलवे बोर्ड लेगा एग्जाम तो क्या होगा। ठीक है? क्योंकि जो भी आज तक जो सफल हुए हैं, वो भी आदमी ही है ना। उनके लिए तो अलग से कोई मतलब कि माइंड में नहीं ना कोई कंप्यूटर फिट किया गया है। आप ही की तरह वो भी आदमी है, उनके लिए भी 24 घंटा ही समय दिया गया है। लेकिन जो आलसी होते हैं ना, वो कहते हैं क्या कि कल करो से क्या होता है, ये होता है ना कि आज करो से कल, और कल करो से, जो आलसी है वो क्या बोलते हैं कि आज करो से कल करो, और कल करो से परसों। ठीक है? लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं, वो कहते हैं कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय हो बहुरी करोगे कब। ठीक है? कल करो से जो पढ़ने वाले, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो होते हैं, वो कहते हैं कि कल जो कर रहे हैं वो आज ही कर ले। कल करो से आज करो, और जो आज करना है वो अभी करें। लेकिन जो आलसी होते हैं कि क्या पूछेगा रेलवे बोर्ड, तैयारी होगा कि नहीं होगा, अच्छा कल से शुरू करते हैं पढ़ाई, उन लोगों को कहते हैं कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह नहीं करें।
आप पढ़ाई में जारी रखें। हम सब समझते हैं कि आप लोग कर्मचारी हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, आप लोग पारिवारिक हैं, परिवार है, बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना है, बहुत सारा काम है, ड्यूटी करना है, लेकिन उसी में से आपको समय निकालना है अगर आपको जेई बनना है या डब्ल्यूएम एडीएम बनना है, ठीक है। क्योंकि आप इतना ही बात जानिए कि जो भी जेई या डब्ल्यूएम में जो भी बनते हैं उन लोगों के लिए भी 24 घंटा समय, मेरे लिए भी 24 घंटा समय है, तो वो लोग कैसे समय निकालते हैं? अगर थोड़ा बहुत, अगर परिवार को थोड़ा बहुत तकलीफें होता है तो बस 2-4-6 महीना के लिए ना, उसके बाद में जिंदगी भर तो मौज करना है ना, ठीक है ना। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय